क्या होता है? सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री। एग्जाम्पल आरबीआई इन इंडिया। उसी तरीके से हर एक अलग अलग कंट्री में क्या होते हैं, अलग अलग सेंट्रल बैंक होते हैं। ओके, एपेक्स मतलब होता है सुप्रीम, और अगर हम डेफिनेशन में ये कीवर्ड लिखेंगे इस तरीके से एपेक्स इंस्टीट्यूशन है तो ज्यादा क्लियर रहेगा। कोई किसी और कंट्री का सेंट्रल बैंक का नाम बता सकते हैं? किसी और अदर कंट्री के सेंट्रल बैंक का नाम? जैसे यूएसए में, फॉर एग्जांपल यूएसए जो कंट्री है, वहां के सेंट्रल बैंक का नाम है फेडरल रिजर्व सिस्टम। वहां के जो सेंट्रल बैंक है जिसे हम बोलते हैं क्या, फेडरल रिजर्व सिस्टम। इंडिया में जैसे आरबीआई है सेंट्रल बैंक, उसी तरीके से यूके का जो सेंट्रल बैंक है उसे बोलते हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड। वो बैंक ऑफ इंग्लैंड के नाम से फेमस है, मतलब उसका नाम ही है बैंक ऑफ इंग्लैंड। आगे बढ़ते हैं कि फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के अलग अलग फंक्शंस क्या क्या होते हैं। फर्स्ट फंक्शन है जो कि हमें पता भी होगा सारे लोगों को, कि बैंक ऑफ इशू। सेंट्रल बैंक का जो पहला फंक्शन है हम उसे बोलते हैं क्या, कि ये बैंक ऑफ इशू भी कहलाता है। अब बैंक ऑफ इशू क्या क्या इशू करता है ये? सेंट्रल बैंक इन द वर्ल्ड हैज द सोल अथॉरिटी फॉर इशू ऑफ करेंसी इन द कंट्री। सेंट्रल बैंक जो है उसको कंट्री में, हमारे देश में एक सोल अथॉरिटी है। सोल अथॉरिटी मतलब एक इकलौता है उसको जिसको पावर मिला है कि वो कंट्री में करेंसी जो है इशू कर सकता है, यानी नोट छाप सकता है ना। करेंसी नोट जो है उनकी प्रिंटिंग कर सकता है। द करेंसी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक इज अनलिमिटेड लीगल टेंडर। ये क्वेश्चन जो है अनलिमिटेड लीगल टेंडर, याद रखना कि इंडिया में, मतलब हमारे कंट्री में जो भी सेंट्रल बैंक है यानी आरबीआई जो करेंसी इशू करता है वो कैसी होती है, वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर होती है। बात समझ में आई? अनलिमिटेड लीगल टेंडर। ओके, फंक्शंस ऑफ मनी में क्या पढ़ रहे थे कि हाँ बैंक ऑफ इशू होता है, और क्या होता है यहाँ पे कि इशूड बाय द सेंट्रल बैंक इज अनलिमिटेड लीगल टेंडर का देखो ये मतलब होता है ना, अनलिमिटेड वर्ड लिखी हुई है और यहाँ पे करेंसी के लिए लिखी गई है। क्यों लिखी गई है? क्योंकि क्या होता है कि हमें इस करेंसी को एक्सेप्ट करने के लिए, मान लो तुम्हें अगर कोई पैसा देता है ना, कोई नोट दे रहा है या कोई करेंसी दे रही है, तो उसे हम एक्सेप्ट करने के लिए अनलिमिटेड एक्सेप्ट कर सकते हैं। चाहे जितनी भी नोट, करेंसी नोट अगर तुम्हें मिलेगी तो उसे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको अगर कोई करेंसी नोट में, मतलब बैंक के थ्रू की बात नहीं हो रही है, जो पेपर नोट है उसकी बात हो रही है। अगर पेपर नोट में कोई आपको 5 लाख 10 लाख 1 करोड़ रुपीज भी सेंड कर रहा है, भेज रहा है, दे रहा है, तो हम उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि वो लीगल टेंडर है, यानी कि वो हमारे लीगली एक्सेप्टेबल है। ऐसा नहीं है कि ये मना किया गया है या ये जो इलीगल वर्क होगा, है ना। कुछ चीजें होती हैं जो कि अनलिमिटेड की जगह लिमिटेड लीगल टेंडर जिनके लिए बोला जाता है, वो क्या है, वो कॉइन्स होती हैं। फिलहाल तो वो कॉइन्स चलती भी नहीं है कंट्री में, जैसे कि 1 पैसे का कॉइन हो गया, 25 पैसे का, वहां से लेके 25 पैसे तक का जितना भी कॉइन होता है ना, उस कॉइन्स को क्या होता है, वो लिमिटेड लीगल टेंडर कहलाता है। क्यों कहलाता है वो लिमिटेड लीगल टेंडर? क्योंकि इसकी एक सर्टेन लिमिट बनाई गई है कि किसी को आई थिंक 25 रुपए या 50 रुपए ऐसे कुछ लिमिट बनाई गई है, एक बार चेक करना पड़ेगा। फिलहाल तो अब पैसे वाले कॉइन्स चलते भी नहीं है, तो उतने लिमिट के ऊपर तक वो कॉइन जो है तुम एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। कोई लोग जो है वो उस कॉइन को उतने रुपए के ऊपर एक्सेप्ट नहीं करते थे, यानी कि उसकी एक लिमिटेशन थी। अगर किसी को हम कॉइन्स में पेमेंट कर रहे हैं तो उसकी एक लिमिट थी, उतने लिमिट तक ही हम उसे दे सकते थे, बाकी जो है हमें दूसरे फॉर्म में देना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। और यहाँ अनलिमिटेड लीगल टेंडर का हो गया मतलब कि जो करेंसी नोट्स हैं और कॉइन्स हैं, अदर देन जो हमने बताया कि 25 पैसे के ऊपर वाले जितने भी कॉइन्स हैं, वो होती है अनलिमिटेड लीगल टेंडर, यानी कि उन्हें हम अनलिमिटेड अमाउंट से भी जो है ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। बात समझ में आई? ओके, नेक्स्ट आगे बोल रहा है कि सेंट्रल बैंक इशू करेंसी बाय कीपिंग अ रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन करेंसी जनरली डॉलर। ऐसे बताया यहाँ पे कि जो सेंट्रल बैंक होता है ना, वो
करेंसी जो इशू करता है वो क्या करता है कि पहले बोलता है कि जितनी भी वो करेंसी इशू कर रहा है उसकी सेम वैल्यू की फॉरेन रिजर्व या तो गोल्ड के फॉर्म में हो या तो डॉलर के फॉर्म में हो, उस रिजर्व को अपने पास रखता है। उसके बदले में उसके एक्सचेंज में वो उतनी करेंसीज जो है वो फ्रेश इशू करता है। यानी कि अगर वो नई करेंसी उसे प्रिंट करनी है, अगर गवर्नमेंट बोलती है कि हमें नई करेंसी चाहिए मार्केट में, अब प्रिंट करो, अगर गवर्नमेंट का ऑर्डर भी आता है बैंक इसके लिए, सेंट्रल बैंक के लिए, तो सबसे पहले वो बोलता है कि आप हमें जो है पहले गोल्ड के फॉर्म में या फॉरेन एक्सचेंज के फॉर्म में, जनरली जो है डॉलर वगैरह के फॉर्म में आप हमें रिजर्व दीजिए, मतलब पैसे दीजिए, वो हम अपने पास रिजर्व बना के रखेंगे और फिर हम जो है उतनी करेंसीज जो है क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, न्यू करेंसीज। बात समझ में आई? नेक्स्ट फंक्शन होता है, नेक्स्ट फंक्शन होता है बैंकर टू दी गवर्नमेंट, है ना। हम लोग पीछे भी पढ़े थे ये चीजें कि जो सेंट्रल बैंक होता है उसमें हम लोग सारे लोग जो कॉमन पीपल है वो लोग अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं, उनका जनरल पीपल का जो है वो किसी भी तरीके का अकाउंट नहीं खुल सकता है, वो उसमें ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। तो कौन लोग ऑपरेट कर सकते हैं? जो बैंक्स होते हैं वो लोग ऑपरेट कर सकते हैं, ये चीज भी पढ़े थे। और दूसरी यहाँ पढ़े थे कि बैंकर टू दी गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट जो होती है उनका भी ये बैंक होता है, उनका ही बैंक होता है। यानी कि गवर्नमेंट को जिस तरीके से जनरल पब्लिक को बैंकिंग का कोई भी जो है सर्विस लेना होगा, किसी भी तरीके का काम कराना होगा, तो वो अपने किस बैंक में जाएगा, जहां पे भी वो अकाउंट खोला रहेगा किसी भी कमर्शियल बैंक के पास जाएगा, जिस भी बैंक में उसका जो है सेविंग्स अकाउंट होगा, फिर वहां से उन सर्विस के लिए बोल सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी एक ही बैंक में हम अपना अकाउंट खोलें, हम जो है मल्टीपल अकाउंट भी खोल सकते हैं, एक साथ हम कई सारे बैंक में अपने जो है बैंक अकाउंट भी खोल सकते हैं। गवर्नमेंट के लिए जो होता है सिर्फ एक ही बैंक होता है ना। जो गवर्नमेंट है उसके पास सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास जाना होता है, उसके पास एक ही ऑप्शन होता है कि वो अपना अकाउंट कहाँ पे खोलेगा, सेंट्रल बैंक के पास। तो यही बोल रहा है कि सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ गवर्नमेंट एजेंट, बैंकर एंड एडवाइजर। जिस तरीके से हमारा बैंक हमारे लिए एजेंट फंक्शन भी करता था, एडवाइजर फंक्शन भी करता था, एडवाइजरी फंक्शन भी करता था, और बैंकर तो होता ही था, उसी तरीके से गवर्नमेंट के लिए भी, सरकार के लिए भी जो सेंट्रल बैंक है ना वो क्या करता है, एजेंट फंक्शन, बैंकिंग फंक्शन और एडवाइजरी फंक्शन, सारे फंक्शंस करता है। एजेंट फंक्शन में क्या बोल रहा है ना कि आरबीआई प्रोवाइड्स वेरियस एजेंसीज फंक्शन फॉर द गवर्नमेंट लाइक ट्रांसफर ऑफ फंड्स एक्सेट्रा। अब क्या होता है कि जो बैंक गवर्नमेंट होती है उसको भी बहुत सारा जो है लेन देन करना रहता है, किसी को पेमेंट देना रहता है, किसी से जो है पेमेंट लेना रहता है, किसी को फंड ट्रांसफर करना रहता है, या किसी फॉरेन कंट्री में जो है पैसे ट्रांसफर करने पड़ते हैं, है ना। तो उनके जितना भी काम होता है जिसे वो अपने एजेंट को बैंक के थ्रू, अपने जो बैंक होता है उसको अपना एजेंट बना के उनसे करवाता है। तो ये फंक्शन होता है क्या आरबीआई का, वो गवर्नमेंट का एजेंट बन जाता है, उनके जितने भी ट्रांसफर ऑफ फंड्स वाले रिलेटेड वर्क होते हैं, या कहीं से रिजर्व लेना होता है या एक्सचेंज करना होता है करेंसी, ये सारे फंक्शन कौन करता है, जो है आरबीआई करती है। उसी तरीके से गवर्नमेंट का जो बैंक होता है, मतलब कि जो कमर्शियल बैंक मेन बेसिक फंक्शन होता है, यानी कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन प्रोवाइड करना, है ना। तो कमर्शियल बैंक का मेन ये फंक्शन होता है जनरल पब्लिक के लिए। उसी तरीके से गवर्नमेंट के लिए भी आरबीआई का मेन फंक्शन यही होता है कि जो भी गवर्नमेंट का सेविंग्स है या एक्स्ट्रा मनी है, सरप्लस है, उसको अपने पास डिपॉजिट रखता है। अब कभी भी गवर्नमेंट को अगर पैसे की जरूरत पड़ती है, लोन चाहिए रहता है, तो वो भी आरबीआई के पास जाके उनसे लोन ले लेता है। एडवाइजर फंक्शन में क्या होता है कि आरबीआई एडवाइजेस द गवर्नमेंट रिगार्डिंग इकोनॉमिक पॉलिसी डिसीजंस। आरबीआई जो है उसके पास जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका कंट्रोल होता है, और उनका एक रिकॉर्ड होता है, और उनकी फंक्शनिंग को वो मॉनिटर भी करता है। ये हमें पता ही है कि आरबीआई जितने भी मॉनिटरी और बैंकिंग फंक्शन है उसको क्या करता है, मॉनिटर करता है, और उसे कंट्रोल भी करता है, उसमें एक्ट एज अ फैसिलिटेटर भी करता है। तो इसीलिए जब किसी भी गवर्नमेंट को ना हेल्प चाहिए होती है इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए, कि इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी है या कुछ कुछ जो है स्टेप्स लेने हैं, कुछ चेंजेस लाने हैं, तो वो आरबीआई के पास एज अ एडवाइजर, एडवाइस के लिए भी जाता है। क्योंकि आरबीआई को क्या होता है, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम है, इन सारे चीज के बारे में बराबर की जानकारी होती है। बात समझ में आई?
तो आरबीआई क्या होता है, बैंकर टू दी गवर्नमेंट। दूसरा फंक्शन क्या हो गया सेंट्रल बैंक का, कि गवर्नमेंट का बैंक होता है, और पहला ये कि जो है करेंसी नोट इशू करता है। थर्ड देखते हैं क्या लिखा हुआ है, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। जैसे अभी बताया कि बैंकर का भी तो बैंक होता है, गवर्नमेंट के साथ साथ किसका बैंक होता है, बैंकों का भी बैंक होता है। वही लिखा है कि सेंट्रल बैंक जो होता है वो रेगुलेट करता है और सुपरवाइज करता है फंक्शनिंग ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक इन द कंट्री। कंट्री में जितने भी ऑल द कमर्शियल बैंक्स की रेगुलेशन की काम और सुपरवाइजर का काम कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे कंट्री में, यानी सेंट्रल बैंक जो है कंट्री के होते हैं वो करते हैं। सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड ऑफर लोन्स टू द कमर्शियल बैंक। गवर्नमेंट को जिस तरीके से ये फंक्शन प्रोवाइड करती है उसी तरीके से बैंकों के लिए भी, यानी जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनको भी, उनके भी जितने भी सरप्लस होते हैं, उनको जो भी अपनी डिपॉजिट रखवानी होती है वो अपना अकाउंट कहाँ खोलते हैं, सेंट्रल बैंक के पास खोलते हैं। तो जितने भी डिपॉजिट है वो एक्सेप्ट करती है, और अगर कभी भी बैंक को लोन की जरूरत पड़ती है तो उस लोन को देने के लिए भी सेंट्रल बैंक हमेशा खड़ी रहती है। बात समझ में आई? नेक्स्ट पॉइंट है 4 कि कस्टोडियन ऑफ नेशनल रिजर्व ऑफ इंटरनेशनल करेंसी। बार बार हम लोग देख रहे थे कि क्या हो रहा था कि फॉरेन रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये वाले वर्ड हम लोगों को कई बार सुनने को मिला था अभी तक में, है ना। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है कि जो नेशनल रिजर्व होता है, यानी नेशन का जितना भी रिजर्व बना के रखा गया है, रिजर्व का मतलब तो पता है ना क्या होता है? रिजर्व मतलब जो है, जो भी चीजें बचा के अलग हटा के रखी जाती हैं इन फ्यूचर इमरजेंसी में यूज करने के लिए, हम बोल सकते हैं कि वो होता है। तो जितने भी रिजर्व्स बनाए जाते हैं किस चीज की, इंटरनेशनल करेंसी के, और कौन बनाता है, हमारा गवर्नमेंट बनाती है। तो नेशन रिजर्व इसको बोलेंगे क्या, नेशनल रिजर्व ऑफ इंटरनेशनल करेंसी। इसका देख रेख करने का काम भी होता है कंट्री के सेंट्रल बैंक के पास, जिसे हम बोलते हैं क्या, ये कौन सा फंक्शन कहलाता है, कस्टोडियन ऑफ नेशनल रिजर्व ऑफ सेंट्रल ऑफ इंटरनेशनल करेंसी। यानी कि सेंट्रल बैंक जो है वो मेंटेन करती है रिजर्व ऑफ इंटरनेशनल करेंसी लाइक गोल्ड, फॉरेन एक्सचेंज एक्सेट्रा। ठीक है, इसके देख रेख का काम, इसके मैनेज, इसको जो है रखने का काम किसका होता है, सेंट्रल बैंक का होता है। क्लियरिंग हाउस फंक्शन, Central Bank provides clearing facility and act as clearing house in the banking system of a country. Checks of all commercial banks are cleared by the central bank. देखो, क्लियरिंग हाउस फंक्शन एक्चुअली में होता क्या है ना, कि एक बैंक जो है, कमर्शियल बैंक की बात करें, एक कमर्शियल बैंक दूसरी कमर्शियल बैंक के, यहाँ क्या होता है कि कभी किसी पर्सन का अकाउंट जो है वो इस बैंक में है, मान लो एसबीआई में है, फिर दूसरे का है जो किसी पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है। तो क्या करना पड़ता है कि एक पर्सन जो है, जो कि एसबीआई का अकाउंट होल्डर था, वो चेक जो है बना के देता है किसको, पीएनबी वाले को। अब पीएनबी वाला जो है वो चेक लेके जाएगा और क्या करेगा, उस चेक को जो है जब वो डिपॉजिट करेगा और मनी ट्रांसफर करने के लिए बोलेगा, यानी चेक जब क्लियर कराने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं ना, इंटर बैंक ट्रांजेक्शन हो रही है, यानी कि एक बैंक का पैसा है जो दूसरे बैंक में ट्रांसफर किया जा रहा है और चेक के थ्रू। तो ये वाले बैंक वाले जो है, पीएनबी वाले, वो एसबीआई को कांटेक्ट करेंगे, बोलेंगे कि इतने रुपए का चेक आया है, तो क्या जो आपके अकाउंट होल्डर है उनके अकाउंट में इतना पैसा है कि नहीं है, ये सारी चीजें जब क्लियर होती हैं तो फिर जो है उसके बाद जाके पैसा को ट्रांसफर किया जाता है। इस तरीके से ये एक ट्रांजेक्शन में दिन भर में लाखों ट्रांजेक्शन ऐसे तरीके से होते रहते हैं, जिसमें क्या होता है, किसी एक अकाउंट का अकाउंट होल्डर जो होता है वो किसी अदर अकाउंट होल्डर के नाम पे अलग अलग चेक इशू करता है या ट्रांसफर करता है मनी, या किसी भी तरीके से पैसे का लेन देन चल रहा होता है। तो ये इस फंक्शन को बोलते हैं ना क्लियरिंग फंक्शन, क्लियरिंग फैसिलिटी बोलते हैं। आरबीआई क्या करता है, सेंट्रल बैंक क्या करता है, ये जो बैंकिंग सिस्टम में जो भी करेंसी में ये जो पैसे का ट्रांसफर हो रहा है एक बैंक से दूसरे बैंक में, इधर से उधर में, तो
इनके पास हर एक बैंकों का अकाउंट खुला होता है। इनके पास तो जो सेंट्रल बैंक होती है उनके पास डेटा होता है कि जितने भी तरीके के, चाहे एसबीआई हो गया, चाहे पीएनबी हो गया, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कोई भी बैंक हो गया, सबका जो है इनके पास अकाउंट है और सबका रिकॉर्ड है। तो क्लियरिंग हाउस फंक्शन में ये क्या करते हैं कि जिसका भी पैसा जिसको भी ट्रांसफर करना रहता है, जिसका भी पैसा जहां भी बकाया रहता है, वो आपस में वो अपने में ही क्या कर देते हैं, उसको ट्रांसफर कर देते हैं और सारी चीजें क्लियर कर देते हैं। ठीक है, जितना भी बैलेंस रहता है, जो भी पे करना रहता है इधर उधर, वो सारा काम कौन कर देता है, सेंट्रल बैंक कर देता है। मतलब जितने भी कमर्शियल बैंक के जितने भी चेक्स होते हैं उन्हें क्लियर करने का काम कौन करता है, सेंट्रल बैंक कर देता है। यानी कि ये देखना कि किसके कहाँ पे इनके पास उतना पैसा है कि नहीं दूसरे वाले बैंक को पे करने के लिए, फिर दूसरे वाले बैंक को किसी और बैंक को पे करने के लिए उतना पैसा है कि नहीं। अगर होता है, इनके पास हर रिकॉर्ड मेंटेन रहता है, वो उसमें से देख लेते हैं और उसके बाद ये सारी चीजें जो है पेमेंट वगैरह करके क्लियर कर देते हैं। तो ये फंक्शन भी करता है कौन, हमारा सेंट्रल बैंक करता है। ठीक है, समझ में आई बात? और डिटेल में पढ़ने के लिए Yes, बुक में ma'am. लिखा हुआ है कि लिखेंगे कैसे और स्टेटमेंट बना के, अगर हमें इसके बारे में डिटेल में समझाना होगा तो बुक से पढ़ना छोड़ना नहीं है। ठीक है, बुक से खुद से पढ़ना ही है इस बार सबको। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या होता है कि जो सेंट्रल बैंक है वो होती है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, उसको बोला जाता है। इसलिए बोला जाता है कि जब कमर्शियल बैंक के पास उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कोई भी सोर्स ना बचा हो, यानी कि कोई भी ऐसा सोर्स ना हो जिससे उसको पैसा मिल सके, लोन मिल सके या उधार मिल सके, कहीं से भी जब नहीं मिलता है तो वो आखिरी में किसके पास जाती है, सेंट्रल बैंक के पास जाती है। ठीक है, जब भी किसी भी कमर्शियल बैंक को क्या होता है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हो और वो अपने जो है जो दूसरे बैंक्स हैं, जैसे कि एसबीआई को पैसे की जरूरत थी, वो आरबीआई वो जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के पास गया, एचडीएफसी के पास गया, कहीं अलग 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 जगह गया, लेकिन उसको जो है उतना रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो पाया, उसको कहीं से भी पैसा नहीं मिल पाया, उसको लोन या एडवांस नहीं मिल पाया, तो वो उस केस में किसके पास आखिरी में किसके पास जाता है, सेंट्रल बैंक के पास। और सेंट्रल बैंक उसको पैसा दे ही देती है, उसको एडवांसेस जो होते हैं वो दे देती है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि सेंट्रल बैंक क्या होता है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट होता है। लेंडर मतलब जो उधार देता है, लास्ट रिजॉर्ट यहाँ पे ये मतलब है कि जब सब जगह हार गए तो ये आखिरी सहारा मिल गया उसको। ओके, द इमरजेंसी सिचुएशन कैन इजिली बी टैकल बाय द कमर्शियल बैंक। अगर कोई बहुत इमरजेंसी कंडीशन आ जाती है तो ये सेंट्रल बैंक जो है बहुत आसानी से उसे टैकल कर लेती है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बन के। ठीक है, नेक्स्ट जो है, टाइम हो रहा है आपका ओवर, लेकिन ये देख लो ये वाला जो पॉइंट है कि क्रेडिट कंट्रोल ना, सेंट्रल बैंक जो होती है ना वो पूरी इकोनॉमी में क्रेडिट कंट्रोल करने का काम भी करती है। बात समझ में आई? सेंट्रल बैंक जो है मॉनेटरी कंट्रोल यानी पैसे को कंट्रोल करने का, क्रेडिट कंट्रोल करने का काम भी करती है इकोनॉमी में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट ईयर क्या हुआ था, ये सिलेबस से कट गया था, इसको डिलीट कर दिया गया था 30% डिलीट वाले में, लेकिन हम लोग इसे पढ़ेंगे क्योंकि ये सेम चीज जो है ना अगले वाले यूनिट में भी काम आने वाली है। जब डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी सेम चीजें काम आने वाली हैं, इसलिए हम लोग पूरा इसे कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है, फिर यहाँ से हम लोग कल स्टार्ट करते हैं। ओके।